स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने देखने वाले हैं कि जो भारतीय आर्थिक समीक्षा है उसका जो पीआईबी और वित्त मंत्रालय ने जो सारांश प्रोवाइड करवाया है उन दोनों को कंपाइल करके अपने जो काम का कंटेंट है वो सारा आपको पीडीएफ मैंने कल शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अदरवाइज आप सीधा सर्च करोगे लोक बंधु 2025 तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर पीआईबी वाली भी मिल जाएगी, वित्त मंत्रालय की भी मिल जाएगी, सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। लेकिन ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो मैंने तैयार की है। ठीक है, तो अपने पूरा का पूरा सार देखने वाले हैं। जो भारतीय आर्थिक समीक्षा है, क्या सार से काम हो जाएगा क्या? तो ऑलमोस्ट काम सार से हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ चुनिंदा टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए थे वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, वो ऑब्वियसली मैं पढ़ दूंगा आपके लिए और आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे चैप्टर वाइज। ठीक है, पर पहले अपने सार को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपको एक साथ ही सारा का सारा सर्वे एक बार के लिए समझ आ जाए। ठीक है, फिर अपने पर्टिकुलर चैप्टर्स जो हैं उनको करेंगे। ठीक है, तो अपने सबसे पहले तो इसका सोर्स क्या है, वही सेम पीआईबी और वित्त मंत्रालय। सबसे पहले तो जो भारतीय जो आर्थिक समीक्षा आई है 2025-26 जो लेटेस्ट, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले कुछ कंक्लूजन्स की बात करते हैं, कुछ निष्कर्ष की बात करते हैं कि इसका एक्चुअल जो सार था वो क्या था, क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। तो बहुत ही सिंपल बात है कि वर्ष 2027 के लिए जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान है वो कितना है। वास्तविक जीडीपी वृद्धि का मीनिंग क्या है? रियल जीडीपी है ना, नॉमिनल नहीं, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी के अंदर कितनी वृद्धि का अनुमान है 2027 तक के लिए? तो ये अनुमान है 6.8 से लेकर 7.2% तक का, 6.8 से 7.2% तक का ये अनुमान है कि जीडीपी में इतनी वृद्धि हो सकती है 2027 तक। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक दो फैक्ट और हैं, मैं कंपाइल करके भी आपको पढ़ाऊंगा फैक्ट्स को। जैसे अब अपने इसमें पढ़ेंगे कि वित्तीय वर्ष 2026 के अंदर वृद्धि के क्या क्या अनुमान है। तो इसमें सिंपल है, जो वास्तविक जीडीपी है 2026 के अंदर वृद्धि का क्या अनुमान है कि 2026 में कितनी वृद्धि हो सकती है। तो जो वास्तविक जीडीपी है उसमें है 7.4% का अनुमान। ठीक है, 7.4% का अनुमान है वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का। और जो जीवीए है आपका, सकल मूल्यवर्धन, टैक्स माइनस करके सब्सिडी ऐड करने वाला जीडीपी के अंदर जीवीए जो है ये 7.3% है, सिर्फ 0.1% का ही मार्जिन है। ठीक है ना, तो वास्तविक जीडीपी है 7.4% वृद्धि अनुमान की बात कर रहे हैं। 2026 में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है इनमें, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा 2025 का विश्लेषण है, आप सभी जानते हो। ठीक है, 2025 का विश्लेषण है, तो इसमें 2026 में वृद्धि का कितना अनुमान है? तो वास्तविक जीडीपी में 7.4% और जो जीवीए है, सकल मूल्य ग्रोस वैल्यू एडिशन, सकल मूल्य वर्धन 7.3% का है। सिर्फ 0.1% का मार्जिन है, क्योंकि उसमें से कुछ माइनस हो रहा है और प्लस कुछ जुड़ भी रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे ये 2027 के लिए अपने ये देखा था कि 2027 के लिए फिर वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना है, वो है 6.8 से 7.2%। इसका मतलब एवरेज अगर आप देखोगे तो ये एवरेज है भारत की जो अनुमानित संभावित वृद्धि है वो है लगभग 7%। ये लगभग 7% की जो वृद्धि है वो अनुमानित है, संभावित है। ठीक है, तो यही फैक्ट्स हैं। अब इनको एक बार आपको कंपाइल मोड में मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से कंपाइल मोड में पढ़ेंगे। ये पीडीएफ आपको जब पूरी बन जाएगी तब शेयर की जाएगी, अभी के लिए आपको शेयर नहीं की जाएगी। ठीक है, अभी आप यहां से अपने नोट्स बना सकते हो, साथ साथ बनाना चाहो तो, अदरवाइज कुछ दिनों में आपको शेयर कर दी जाएगी हैंड रिटन। ठीक है, अभी आपको आंकड़े याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहले इसमें जो वृद्धि अनुमान है उनकी बात कर लेते हैं। तो वास्तविक जीडीपी के अंदर 7.4% की वृद्धि का अनुमान है। जीवीए जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है इसमें 7.3% की वृद्धि का अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। ठीक है, इसके अलावा वर्ष 2027 के लिए जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान है, ठीक है, वास्तविक जीडीपी, रियल जीडीपी, उसमें वृद्धि का अनुमान कितना है 2027 के लिए, वो ऊपर वाला 26 के लिए था। तो ये एक रेंज में दिया हुआ है 6.8 से 7.2%। अगर आप इसका एवरेज देखोगे तो भारत की अनुमानित संभावित वृद्धि आएगी 7%। ठीक है, तो ये आंकड़े अब तक मैंने आपको समझाए हैं। आगे चलते हैं, अगला निष्कर्ष क्या है? अगला निष्कर्ष है मुद्रास्फीति से, महंगाई से रिलेटेड। वो सिंपल है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है उसमें हुई है गिरावट।
ठीक है, महंगाई में क्या हुई है 2025 के अंदर गिरावट। अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में मुद्रास्फीति में कितनी औसतन गिरावट हुई है? तो देखो ज्यादा गिरावट तो हुई नहीं, कितनी हुई है 1.7% की गिरावट हुई है। ठीक है, 1.7% की जो है वो गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा मुद्रास्फीति से रिलेटेड और फैक्ट्स पर बात करते हैं। जो औसत हेडलाइन मुद्रा, हेडलाइन का मतलब जो मुख्य मुद्रास्फीति है जिसको अपने महंगाई के नाम से जानते हैं, उसकी बात हो रही है। तो सिंपल फैक्ट मैंने आपको बताया, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में औसत जो हेडलाइन मुद्रास्फीति थी वो 1.7% की गिरावट। ठीक है, अब एक और भी फैक्ट है। अब इसका कारण क्या था एक्चुअल में, इस मुद्रास्फीति या महंगाई में गिरावट हुई कैसे? उसका रीजन था जो खाद्य हैं और जो ईंधन है उनकी कीमतों में क्या हुई, गिरावट देखने को मिली। खाद्य और ईंधन की कीमतों के अंदर अपस्फीतिकारी प्रवृत्ति देखने को मिली, यानी कि उनमें गिरावट देखने को मिली। जो फूड प्रोडक्ट्स हैं और जो फ्यूल है उसकी कीमतों में गिरावट के कारण जो है मुद्रास्फीति में भी क्या आई है, कमी आई है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत में जब से सीपीआई की शुरुआत हुई है, महंगाई को है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आप जानते हो, एक होता है थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसकी जब से शुरुआत हुई है 1986 से हुई है, उसकी शुरुआत के बाद से सबसे कम मुद्रास्फीति पहली बार दर्ज हुई है ये। ठीक है, सबसे कम मुद्रास्फीति रही है सीपीआई की जब से शुरुआत हुई है उसके बाद से सबसे कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई है। तो ये फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि यह इतिहास में दूसरी बार है जब सबसे कम मुद्रास्फीति देखने को मिली है। ऐसा नहीं है, पहली बार ही है, जब से सीपीआई की शुरुआत हुई है तब से पहली बार है कि मुद्रास्फीति की जो दर है वो सबसे कम देखने को मिली है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, कितने परसेंट है, 1.7% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, फिर कारण क्या है, खाद्य और ईंधन की कीमतों में गिरावट। सीपीआई की शुरुआत के बाद अब से पहली बार ऐसा हुआ है जब सबसे कम मुद्रास्फीति दर्ज हुई है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो आपको अच्छे से समझना है कि जो प्रमुख उभरते बाजार हैं और जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके अंदर भारत की क्या स्थिति है। जो उभरते हुए बाजार हैं, एमर्जिंग मार्केट्स है, और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है यानी कि ईएमडीई जो है, इसके अंदर भारत क्या स्थिति रखता है। तो भारत ने 2024 की तुलना में 2025 के अंदर हेडलाइन मुद्रास्फीति में सबसे तेज गिरावट दर्ज की है। ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में क्या हुई है, सबसे तेज गिरावट हुई है, जो कि लगभग कितनी है, 1.8% है। ठीक है, कितनी है, लगभग 1.8% इनके अंदर, उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के अंदर। ठीक है, कितनी है ये, 1.8% की गिरावट। अब मुद्रास्फीति को लेकर कुछ अनुमान भी हैं, जैसे कि आरबीआई कुछ अनुमान लगाता है कि महंगाई कितनी रहने वाली है, आईएमएफ एक अनुमान लगाता है कि महंगाई कितनी रहेगी। तो आरबीआई के जो अनुमान है वो बहुत सिंपल है, वो मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखो मुद्रास्फीति से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट हैं। तो जो औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति है वो 1.7% है। ठीक है, अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच में, और इसमें 1.8% की कमी देखने को मिली है एमर्जिंग मार्केट्स और डेवलपिंग इकोनॉमीज में। ठीक है, मुद्रास्फीति के अनुमानों की अगर बात करें तो आरबीआई ने क्या अनुमान लगाए हैं और आईएमएफ ने क्या अनुमान लगाए हैं। तो देखो, आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए बताया है कि मुद्रास्फीति रहेगी 2%। ठीक है, और इसके अलावा आरबीआई का एक और अनुमान है फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए, उसके क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के लिए। तो क्वार्टर 1 के लिए अनुमान है 3.9% और क्वार्टर 2 के लिए 4%। ठीक है, बहुत सिंपल है। 2% का तो 26 के लिए था, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो 3.9% क्वार्टर 1 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2027, फिर थोड़ा सा ये आगे बढ़ना है क्वार्टर 2 में 4%। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो इजीली। आईएमएफ ने क्या अनुमान लगाया, तो फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए आईएमएफ का अनुमान है 2.8% का, क्योंकि ये आरबीआई से ज्यादा ही अनुमान लगाएगा। ठीक है, तो आरबीआई अगर 2% का अनुमान लगा रहा है तो आईएमएफ कितना लगाएगा, 2.8%। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर आईएमएफ का अनुमान है 4%, जो सेम आरबीआई का है क्वार्टर 2 के लिए। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े थे मुद्रास्फीति से रिलेटेड जो आप इजीली याद कर सकते हो। हालांकि ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले तो पीआईबी की जो दी हुई है उसमें तो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, उसको मैंने इस फॉर्म में चेंज किया है, फिर अपने उसको और अच्छे से चेंज कर रहे हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी पीडीएफ आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, एक बार आप याद कर लो इनको अच्छे से।
ठीक है, तो ये मुद्रास्फीति को लेकर फैक्ट्स थे। अब अगला निष्कर्ष क्या है? पहला निष्कर्ष अपने बात किया जीडीपी और जीवीए से रिलेटेड, दूसरा मुद्रास्फीति से रिलेटेड, तीसरा है क्षेत्रवार वृद्धि को लेकर बात। क्षेत्रवार वृद्धि में उद्योग के अंदर तो गति बढ़ी है, सेवाएं जो है वो विस्तार के अंदर अग्रणी रही है। इसका मीनिंग क्या है, तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो क्षेत्रवार वृद्धि कहां पर दिया हुआ है, ये रहा। जो विकास के क्षेत्रीय चालक होते हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की अपने बात करेंगे। तो जो कृषि है इसका काम है ग्रामीण मांग को स्थिर करना। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं अपने। ये रहे, 1 मिनट में आपको सारे याद करवा देंगे। क्षेत्रवार वृद्धि, कृषि क्षेत्र के अंदर जो आपकी वृद्धि का अनुमान है, कृषि क्षेत्र के अंदर गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि होगी, तो 3.1% वृद्धि अनुमान लगाया गया है। 3.1% कृषि क्षेत्र में वृद्धि का अनुमान है। कृषि जीवीए के अंदर कितनी वृद्धि, तो 3.6% की वृद्धि का अनुमान है, क्योंकि ये जीडीपी के बिल्कुल पास में ही रहेगा जीवीए। ठीक है, इसलिए 3.6%। अब कृषि का एक उप क्षेत्र है पशुधन और मत्स्यन। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक नहीं, पशुधन जो है और मत्स्यन दोनों मिलाकर एक उप क्षेत्र पशुधन है और एक मत्स्यन है। ये दोनों मिलाकर अगर अपने बात करें तो ये 5 से 6% जो है स्थिर वृद्धि प्रदर्शित की है इन्होंने। पशुधन और मत्स्यन ने 5 से 6% की स्थिर वृद्धि जो है वो प्रदर्शित की है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 3% वृद्धि का अनुमान है, 3.1%। कृषि जीवीए में 3.6% और पशुधन और मत्स्यन जो इसका एक उप क्षेत्र है उसमें स्थिर वृद्धि रही है 5 से 6% की। ठीक है, फिर उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें तो वृद्धि का अनुमान कितना होगा, कृषि का जस्ट दुगुना। ठीक है, 3.1 का दुगुना 6.2। ठीक है, इसके अंदर भी एक उप क्षेत्र आता है विनिर्माण। तो विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए के अंदर अगर अपने बात करें तो Q1 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात हो रही है, उसके Q1 में कितना अनुमान है, 7.72%। ठीक है, और Q2 में 9.13। इसको याद कर लेना 7% और इसको याद कर लेना 9%। विनिर्माण क्षेत्र का जीवीए के अंदर अगर अपने योगदान की बात करें तो Q1 के अंदर 7%, Q2 में 9%। अब आते हैं सर्विस सेक्टर के अंदर। सर्विस सेक्टर के अंदर वृद्धि का अनुमान है 9.1%। अब आप देखो सिंपल, 3% का अनुमान किस में है, कृषि क्षेत्र में, 6% का किस में है, उद्योग में, 9% का किस में है, सेवा क्षेत्र में। तो 3 का पहाड़ा पढ़ते चलो। ठीक है, तो वृद्धि अनुमान आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, 9.1%। फिर जीडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 53.6%। जीडीपी के अंदर राजस्थान में उल्टा कम है। ठीक है, जीडीपी के अंदर सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है, 53.6% है। और जीवीए के अंदर कितनी है, 56.4%। जीडीपी में 53.6% की हिस्सेदारी है सेवा क्षेत्र की, और जीवीए के अंदर ये ज्यादा है, 56.4% की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इनका सारांश है और इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। ठीक है, इस एक बार और अपने सारा, एक बार आपको डाटा मैं याद करवा दूं, उसके बाद पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे आराम से, चिंता मत करो। तो ये हो गया क्षेत्रवार वृद्धि का। अब आते हैं भारत के कुल निर्यात के ऊपर। ठीक है, इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, निर्यात को भी। व्यापार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। देखो भारत का जो कुल निर्यात है उसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है। 2025 के अंदर कितना रहा, तो बहुत सिंपल है, 2025 में 25 आता है तो यहां पर 25 लिखो आप, 25 लिख दिया। अब 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। ठीक है, और यहां 8, तो 825.3 बिलियन यूएस डॉलर जो है भारत का कुल निर्यात रहा है 2025 के अंदर। ठीक है, याद करने का तरीका बता दिया। अब 2026 का जो पहला हाफ है, ठीक है, पहला हाफ समझ गए ना, जनवरी से जून तक। तो और क्वार्टर आप जानते ही हो, क्वार्टर क्या होता है। 2026 का जो पहला हाफ है उसके अंदर कितना रहा होगा, तो जब हाफ ही है, हाफ का मतलब ही आधा होता है, तो यहां अगर ये 825 है तो इसका आधा कर दो, लगभग ऑलमोस्ट 418.5 बिलियन यूएस डॉलर आ जाएगा। तो याद करना पड़ेगा क्या, नहीं करना, सीधा याद हो जाएगा। एक याद किया, और उसको भी कैसे याद करोगे, 25 लिखा, 5 में से 2 माइनस 3, ठीक है, फिर 8 आ जाएगा आगे, 825.3 बिलियन। और 2026 के पहले हाफ में कितना है,
तो उसका जस्ट आधा, क्योंकि हाफ है, तो 418.5 बिलियन। ठीक है, तो ये तो पहला हुआ भारत का कुल निर्यात। फिर अपने बात करते हैं कि जो वैश्विक व्यापारिक निर्यात है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है। विश्व के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसके अंदर जो निर्यात हुआ है, आयात नहीं निर्यात, उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, तो वो बहुत वही सिंपल सी बात है जो एमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जो थी मुद्रास्फीति की स्थिति, वही सेम आंकड़ा है 1.8% का। तो निर्यात के अंदर वैश्विक व्यापारिक निर्यात में भारत का हिस्सा कितना है, 1.8% का है। ठीक है, आप ये याद रख लेना कि जो निर्यात है इसका 8 के आंकड़े से बहुत लिंक है, निर्यात का संबंध 8 के आंकड़े से है, तो यहाँ आपको याद आ जाएगा ये 1.8% की हिस्सेदारी है। फिर अगर व्यापार के अंदर अपने स्पेशल सेवा व्यापार की बात करें तो सेवा व्यापार कितना है भारत का, तो वो है 387.5 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, 387.5 बिलियन यूएस डॉलर सेवा व्यापार। इसके बाद में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, विदेशी मुद्रा का कितना स्टॉक है भारत के पास में, तो ये है 701 बिलियन। ठीक है, इसको 701 बिलियन याद कर लेना आप, 701.4 बिलियन कर लो या 701 बिलियन कर लो तो भी काम चल जाएगा। तो 701.4 बिलियन यूएस डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है भारत के पास में। कैसे याद रखोगे, बहुत सिंपल है, विदेशी के अंदर 3 शब्द हैं और अरे यार ये तो ज्यादा हो गया क्या, ऐसे तो नहीं याद रख पाएंगे। ठीक है, सीधा ही याद रख लो, 701 बिलियन डॉलर। सेवा व्यापार कितना है, 387 बिलियन, और वो निर्यात वाला तो मैंने आपको याद करवा ही दिया। और विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो याद रख लेना 701 बिलियन यूएस डॉलर। इसके अलावा जो रेमिटेंस प्राप्त होता है जिसको हम प्रेषण बोलते हैं, इसमें भी एक फैक्ट आएगा, वो भी याद करेंगे, लेकिन अभी के लिए इसका जो आंकड़ा है वो याद करना इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंस कितना है, तो रेमिटेंस जो है वो 135.4 बिलियन यूएस डॉलर है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट्स याद करने एक साथ कंपाइल करके मैंने दे दिए हैं। निर्यात वाला याद करवा दिया है, निर्यात में हिस्सेदारी 1.8%, सेवा व्यापार है 387.5 बिलियन, विदेशी मुद्रा भंडार कितना है 701 बिलियन, और रेमिटेंस जो है वो 135 बिलियन, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब अगर रेपो रेट्स की बात करें दिसंबर 2025 तक, तो ये 5.25%, ये मैंने आपको याद करवा दिया। ठीक है, रेपो रेट्स की अगर अपने बात करें इसमें, तो देखो औद्योगिक उत्पादन बाद में देखेंगे, पहले रेपो रेट्स की बात कर लेते हैं, मौद्रिक प्रबंधन से रिलेटेड। तो जो रेपो रेट है वो है 5.25%। कितनी है, दिसंबर 2025 तक रेपो रेट कितनी है, 5.25%। यही आपसे पूछी जा सकती है कि दिसंबर 2025 तक रेपो रेट कितनी थी, 5.25%। इसको तो इजीली आप याद कर सकते हो, 5 ही आ रहा है। ठीक है, और जो नकद आरक्षित अनुपात है जो वाणिज्यिक बैंक जमा का आरबीआई के पास में रखते हैं, सीआरआर जिसको बोलते हैं, वो है 3%। ठीक है, जो सीआरआर है वो कितना है, 3% है, नगद आरक्षित अनुपात। तो ये थे मेन मेन आंकड़े। ठीक है, अब इनको अपने आराम से देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ये निष्कर्ष मैंने आपको समझा दिए। इसके अलावा ये अन्य निष्कर्ष तो आप देख ही लोगे इजीली कि राजकोषीय स्थिति मजबूत हुई है, कैसे हुई है, तो राजकोषीय वाला जब अपने पढ़ेंगे इसमें फैक्ट तब समझ आ जाएगा। राजस्व में भी वृद्धि हुई है, रेवेन्यू बढ़ा है। पूंजीगत व्यय जो है उसमें वृद्धि हुई है, यानी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट का यही फायदा है। ठीक है, संप्रभु रेटिंग में सुधार द्वारा विश्वसनीयता में भी सुधार हुआ है। ठीक है, इसको भी आगे देखेंगे आराम से। मौद्रिक स्थितियां जो है वो सहायक हो गई है, इसको भी अपने देखेंगे, रेपो रेट, सीआरआर, इन सब की बात करेंगे। कृषि ने ग्रामीण मांग को स्थिर कर दिया है, ये क्षेत्रवार वृद्धि में देखेंगे। तो ये कुछ निष्कर्ष थे। अब आप अपने एक काम करते हैं, इसको देखो, इसमें ये प्रस्तावना वाला जो है बिंदु, इसमें जो स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक मूलभूत जो तत्व है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जिसमें पूरे देश की अर्थव्यवस्था का या विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके, बेरोजगारी है, मुद्रास्फीति है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक आते हैं ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो स्थिर जो मैक्रो इकोनॉमिक मूलभूत तत्व है, सतत नीति समर्थन है, और जो व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन है,
ये तीन मजबूत बिंदु हैं जिनसे ये आर्थिक जो गति है वो मजबूत हुई है। जो भारत की आर्थिक गति को मजबूती मिली है उसमें प्रमुख योगदान है इनका: स्थिर मैक्रो इकोनॉमिक मूलभूत तत्वों का, सतत नीति समर्थन का और व्यापक क्षेत्रीय प्रदर्शन का। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके अलावा समन्वित राजकोषीय, मौद्रिक और संरचनात्मक नीतियों ने, ठीक है, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, ये भी इसी का पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, और संरचनात्मक नीतियों ने निवेश, उपभोग और समावेशन का समर्थन करते हुए मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता को मजबूत किया है। सिंपल सा फैक्ट है, राजकोषीय नीति जो है वो समावेशन की बात करती है और संरचनात्मक नीतियां जो है वो निवेश और मौद्रिक नीतियां उपभोग से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये मैं आपको समझा चुका हूं सारा का सारा। जीडीपी को लेकर क्या स्थिति है, ग्रामीण जो मांग है उसमें ग्रामीण आय और खपत को बढ़ावा दिया गया है मजबूत कृषि प्रदर्शन ने, क्योंकि कृषि का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से है, तो ग्रामीण आय और खपत को बढ़ावा देती है। और शहरी मांग में सुधार कैसे हुआ है, तो युक्तिकरण उपाय जो है वो अपनाए गए हैं। ये कोई खास फैक्ट है नहीं जिनको आपको याद करना है। ठीक है, याद करने वाले मैंने आपको समझा दिए ऑलमोस्ट। अब अपने कुछ सूचकांक पढ़ लेते हैं इसके अंदर, जो सूचकांक दिए हुए हैं ना। जैसे एक सूचकांक है भारत का नवाचार इकोसिस्टम। ठीक है, नवाचार इकोसिस्टम के अंदर एक वैश्विक नवाचार सूचकांक है। ठीक है, एक वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ये अपने लिख लेते हैं यहां पर, वैश्विक नवाचार सूचकांक। ठीक है, जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसके अंदर भारत की ये रैंक छोड़ दो आप, 2019 में कितनी थी, 66वीं थी। याद करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों सेम ही डिजिट है। 2019 में 66वीं थी, लेकिन 2025 में इसमें इतना सुधार हो गया है कि अब ये 38th पे आ गया इंडिया नवाचार में, इनोवेशन के अंदर। तो इनोवेशन के अंदर भारत की रैंक है 38th। जो नवाचार सूचकांक है उसके अंदर वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक अब है 38, 38वीं रैंक पर है भारत। 2019 में 66वीं रैंक पर था। आगे एक सूचकांक और है जिसको अपने को पढ़ना है, अंकटाड की जो व्यापार और विकास रिपोर्ट है उसके अंदर चीन और यूएई के बाद में जो व्यापार साझेदारी के विविधता सूचकांक है उसके मामले में भारत ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज है उसमें तीसरे स्थान पर है। ठीक है, व्यापार साझेदारी अंकटाड की जो रिपोर्ट है, अंकटाड की जो रिपोर्ट है उसमें व्यापार साझेदारी की बात हो रही है। व्यापार साझेदारी के मामले में जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है उसमें भारत तीसरे स्थान पर है, 3rd नंबर पर है, यूएई और चाइना के बाद, नहीं, चीन और यूएई के बाद। चीन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर यूएई है और तीसरे नंबर पर भारत है व्यापार साझेदारी के मामले में। ठीक है, तो ये था दूसरा सूचकांक। इसके अलावा एक सूचकांक और है, वो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, आईआईपी। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा आराम से। देखो, ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आपने राजस्थान इको सर्वे में पढ़ा होगा, इंडिया के इकोनॉमिक्स में भी आप इसको पढ़ते हो। इससे पहले एक सूचकांक और होता है, वो है जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है, 8 जो प्रमुख उद्योग हैं उनका एक संयुक्त सूचकांक निकलता है जिसको बोलते हैं आईसीआई। अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, तो कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद, ये तो एक जैसे हो गए सारे। फिर उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। ठीक है, ये एक जैसे हो गए सारे। तो 4 ये एक जैसे हो गए, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद। फिर ये जैसे घर बनाने के अंदर काम आते हैं, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली जो है, ये आपके 4 हो गए। तो ये टोटल 8 कोर इंडस्ट्रीज है। अब इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का एक संयुक्त सूचकांक निकलता है। इससे पहले एक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता है, उसमें इनकी कितनी हिस्सेदारी है, 40.27% का भार रखते हैं आईआईपी के अंदर। ठीक है, अब इस कोर सेक्टर के अंदर अगर वृद्धि हो रही है तो उस वृद्धि में सबसे ज्यादा किस में हो रही है, सीमेंट उत्पादन में हो रही है, 13.5% की वृद्धि। सिर्फ यही याद रख लो, काम चल जाएगा
कि कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां पर हो रही है, सीमेंट उत्पादन के अंदर 13.5% की, इसके बाद में स्टील में, फिर बिजली, फिर उर्वरक और फिर कोयले के अंदर। ठीक है, सीमेंट, फिर स्टील, फिर बिजली, फिर उर्वरक, फिर कोयला। और जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो दिसंबर 2025 के अंदर 7.8% वृद्धि हो गई है। उसमें कितनी वृद्धि हुई है, 7.8% की वृद्धि। अगर क्षेत्रवार वृद्धि की बात करेंगे, क्योंकि इसमें आईआईपी के अंदर जो आधार है वो यही है, तो मैन्युफैक्चरिंग या विनिर्माण जो क्षेत्र है इसमें 8.1% की वृद्धि हुई है। ठीक है, खनन के अंदर 6.8% की वृद्धि हुई है, बिजली में 6.3% की वृद्धि हुई है। तो ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में वृद्धि हो रही है। आईआईपी की ये जो 3 आयाम है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र, खनन और बिजली, इनमें वृद्धि की बात करें, अगर आप आईआईपी में ओवरऑल वृद्धि देखोगे तो 7.8% हुई है। सेक्टर वाइज देखोगे तो 8 से शुरू कर दो, क्योंकि 7.8 ओवरऑल है, फिर 8 से यहाँ पे आ जाओ, 8.1 हुई है विनिर्माण में सबसे ज्यादा, फिर 8 यहां लिख दो, 6.8% हुई है खनन में, फिर 6.3% हुई है बिजली के अंदर। तो ये स्थिति है। ठीक है, इसमें भी अगर थोड़ा सा और डिफाइन करें विनिर्माण क्षेत्र को, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को, तो विनिर्माण में अगर अपने बात करें तो कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पाद जो है, इनका हिस्सा जो है वो 34.9% है, जो सबसे ज्यादा है। विनिर्माण सेक्टर के अंदर जो कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ऑप्टिकल उत्पाद है, ये लगभग 35% हिस्सेदारी रखते हैं। 34.9 याद करना चाहो तो 34.9 याद कर लो। ठीक है, 35% की हिस्सेदारी है इनकी। दूसरे नंबर पर मोटर वाहन है, ट्रेलर है और अर्ध ट्रेलर जो होते हैं, 33.5% की हिस्सेदारी है इनकी, मोटर वाहन की, ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर। इसी प्रकार जो अन्य परिवहन उपकरण होते हैं वो 25% मान लो आप। तो ये विनिर्माण क्षेत्र है। इसके अलावा एक सूचकांक और है, वो है आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक। कहां गया, हाँ ये रहा सूचकांक, आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक। अब ये जो है ना, ये शॉर्ट नोट्स वाली जो पीडीएफ है, ये आपको कुछ दिनों में पूरी मिल जाएगी, जिसमें ये सूचकांक सब कंपाइल होके आएंगे आपके पास में। तो आरबीआई का जो वित्तीय समावेशन सूचकांक है, इसको अपने को आराम से पढ़ना है। ठीक है, वित्तीय समावेशन का मतलब है सबको एक साथ लेके चलना। क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र हैं इससे रिलेटेड, एक तो बैंकिंग है, ठीक है, एक इसमें निवेश क्षेत्र भी है, इन्वेस्टमेंट, एक इसमें बीमा क्षेत्र भी है जिसमें एलआईसी वगैरह आती है, डाक भी है, और डाक है तो पेंशन है। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं, इसके ध्यान रखना। बैंकिंग, वित्तीय समावेशन सूचकांक से रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, निवेश क्षेत्र है यानी कैपिटलिज्म की भी बात करता है, बीमा क्षेत्र है, डाक और पेंशन है। ठीक है, तो ये है वित्तीय समावेशन सूचकांक के क्षेत्र। टोटल कितने संकेतक हैं, तो 97 इसमें संकेतक है वित्तीय समावेशन के अंदर। 3 इसके आयाम हैं, एक पहुंच, दूसरा उसका उपयोग, तीसरा है गुणवत्ता कैसी है। कोई चीज है उसकी रीच कैसे होगी, उसका यूज कैसे किया जाएगा और उसकी क्वालिटी कैसी है। ये 3 प्रमुख इसमें आयाम है, पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता। फिर इसके अंदर 3 उप सूचकांक भी है जिनको F1 से डिनोट करते हैं। F1 यानी फाइनेंशियल, सॉरी FI से डिनोट करते हैं जिनको फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, जिसको FI एक्सेस के नाम से जानते हैं, FI उपयोग के नाम से जानते हैं और FI गुणवत्ता, जो इसके 3 आयाम हैं, फिर उसके उप सूचकांक बनाए जाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक मार्च 2025 के अंदर कितना था, 67। कितना था, 67। वित्तीय समावेशन सूचकांक कितना था, 67। 97 टोटल संकेतक है और 2025 के अंदर भारत का वित्तीय समावेशन सूचकांक 67 था। तो ये सारे के सारे सूचकांक एक साथ मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब अपने एक फैक्ट मैंने आपको यहां पर मिस कर दिया, वो है रोजगार और श्रम से रिलेटेड। रोजगार और श्रम से रिलेटेड जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण निकाला जाता है, PLFS, उसके कुछ आंकड़े आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है बेरोजगारी दर का। बेरोजगारी दर जो है वो 4.8% हो गई है। बेरोजगारी दर में कमी दिखाई गई है, 4.8% हो गई है बेरोजगारी दर। ठीक है, कहां गया वो श्रम और रोजगार वाला, बहुत अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, ऐसे नहीं है पीडीएफ ही पढ़ा दी पूरी।
जो काम की चीजें हैं वो आपको समझाई जा रही है यहाँ पर। बेरोजगारी दर जो है इसमें कमी हुई है, ये 4.8% हो गई है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको यही याद करना है बेरोजगारी दर कितनी, 4.8%। ये पीएलएफएस के अनुसार अपने बात कर रहे हैं। 4.8%, दुगना ही करना है 4 का, 4.8% बेरोजगारी दर। अब आते हैं एलएफपीआर पर, जो श्रम बल भागीदारी दर है। श्रम बल के अंदर कितनी भागीदारी जो है उसकी रेट क्या है, तो उसमें दो कैटेगरी है, एक 15+ वालों की और एक है महिलाओं की। तो जो 15+ वाले हैं, ठीक है, 15 से अधिक वर्ष की आयु वाले हैं, उनकी श्रम बल भागीदारी दर कितनी है, 56.1% है। कितनी है, 56.1%। 15 से 5 ले लेना यहाँ पर, और 5 में 1 जोड़ दोगे तो 6 आ जाएगा, तो 56.1%। याद हो गया। अब आते हैं महिलाओं की। महिलाओं की एलएफपीआर कितनी है, महिला में कितने वर्ण है, 3, इधर भी 3 और बीच में 5 लिख देना, तो 35.3% जो है महिलाओं की एलएफपीआर है, श्रम बल भागीदारी दर है। ठीक है, 35.3%। याद कैसे रखोगे, महिला में 3 ही तो वर्ण है, तो 3 3। ठीक है, 15+ वालों को याद करने का तरीका क्या है, 5 लिखा, फिर इसके बाद 5 में 1 जोड़ा, 6, 56, इजिली याद हो गया। अब आते हैं श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना है, डब्ल्यूपीआर जिसको बोलते हैं, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात, वो है 53.4%। कितना है, 53 पॉइंट। महिलाओं का जस्ट उल्टा करना है, 35 का उल्टा कर दो 53। ठीक है, श्रमिक जन अनुपात कितना है, तो 35.4%। बेरोजगारी दर कितनी है, 4.8%। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े थे, और अब चलते हैं कुछ और फैक्ट्स के ऊपर। जैसे एक फैक्ट ये है कि भारत जो है उसकी विश्व में क्या स्थिति है। जैसे सेवाओं की अगर बात करें, सेवा निर्यात की, तो भारत सेवा निर्यात के अंदर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है। भारत जो है, अगर अपने बात करें स्थिति की, जैसे ये व्यापार नवाचार सूचकांक में तो 38वें स्थान पर है वर्तमान में, और अंकटाड की व्यापार साझेदारी में ग्लोबल साउथ कंट्रीज में 3रे स्थान पर है। इसी प्रकार से अगर अपने बात करें कि भारत जो है, यार कोई खाली पेज जोड़ना पड़ा हुआ वो, हाँ, अगर भारत की अपने बात करें कुछ तथ्यों की, इसमें ये आपको आगे कंपाइल होकर मिल जाएंगे सारे तथ्य। तो इसमें सेवा निर्यात के अंदर भारत की क्या स्थिति है, सेवा निर्यात के अंदर पूरे विश्व में भारत 7वें स्थान पर है। सेवा निर्यात के अंदर, सेवा निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। वैश्विक सेवा व्यापार जो है उसमें भारत की हिस्सेदारी हो गई है 4.3%। अब 2005 में 2% से दुगनी से अधिक होकर 2024 में 4.3% हो गई है। और सेवा क्षेत्र जो है वो एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्त करता है, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, यानी जो विदेशी निवेश होता है वो डायरेक्ट कहाँ किया जाता है, सर्विस सेक्टर के अंदर किया जाता है। तो सबसे बड़ा जो सेक्टर है इसमें वो सर्विस सेक्टर है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ये सेवा व्यापार की स्थिति है जिसमें भारत 7वें स्थान पर है पूरे विश्व के अंदर। इसके बाद एक स्थिति और थी, वो थी रेमिटेंस से रिलेटेड। रेमिटेंस में भारत कौन से स्थान पर है, कहाँ है रेमिटेंस, हाँ ये रहा। रेमिटेंस जो है दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता भी बना रहा है भारत रेमिटेंस में। रेमिटेंस प्राप्त करने में पहले नंबर पर है भारत, सेवा निर्यात में 7वें नंबर पर है, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में है, ध्यान रखना, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में भारत पहले स्थान पर है। तो ये स्थिति है भारत की विश्व के अंदर। रेमिटेंस प्राप्तकर्ता के अंदर भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, और सेवा निर्यात के अंदर 7वें स्थान पर है। रेमिटेंस कितना था, 135 अमेरिकी बिलियन डॉलर, मैंने आपको पहले ही याद करवा दिया। और इसमें याद करने वाली चीजें क्या क्या है, और इसमें याद करने वाली चीजें हैं राजकोष से रिलेटेड, राजकोषीय वृद्धि से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है, राजकोषीय स्थिति कैसे मजबूत हुई है, उससे रिलेटेड अपने को फैक्ट्स देखने हैं। क्या क्या याद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा।
ये फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कितने सोवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो अपग्रेड किए गए हैं, तो 3 है, ध्यान रख लेना। क्या पूछेगा कि मॉर्निंग स्टार, डीबीआरएस और ग्लोबल रेटिंग्स और रेटिंग और निवेश सूचना इंक के द्वारा 2025 के अंदर कितने सोवरेन क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड किए गए हैं, तो 3 किए गए हैं, याद रख लेना, क्योंकि ये टोटल 1 2 और 3 तीन ही तो है, तो 3 सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग जो है वो अपग्रेड किए गए हैं। इसके अलावा जो केंद्र की राजस्व प्राप्तियां हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो है, ठीक है ना, एक होती है पूंजीगत प्राप्तियां, एक होती है राजस्व प्राप्तियां। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है उनके अंदर भी सुधार हुआ है, और उस सुधार का रीजन था नॉन कॉरपोरेट टैक्स कलेक्शन, ठीक है। नॉन कॉरपोरेट जो टैक्स कलेक्शन किया है उससे केंद्र की जो राजस्व प्राप्ति है उसमें सुधार हुआ है। कितना सुधार हुआ है, तो 2025 के अंदर ये जीडीपी का 9.2% तक हो गया है राजस्व प्राप्तियां, ये सुधार हुआ है। जीडीपी का 9.2% हो गया है। इसके अलावा जो प्रत्यक्ष कर आधार है उसका भी विस्तार हुआ है। जो प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स बेस जो है, प्रत्यक्ष कर आधार जो है, इसका भी विस्तार हुआ है, और ये 58.8, सिंपल है 8 ही याद करना है, 58.8% तक ये पहुंच गया है प्रत्यक्ष कर आधार। ये सब आपको याद नहीं करने हैं, महामारी से पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, आपको सिर्फ इतना याद करना है, फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर प्रत्यक्ष कर आधार कितना है, 58.8% है। ये छोड़ दो, आयकर रिटर्न फाइलिंग कितनी हुई ये छोड़ दो, आप सिर्फ इतना याद कर लो, प्रत्यक्ष कर आधार कितना हुआ है, 58.8% हुआ है। ये याद कर सकते हो कि सकल जीएसटी संग्रह कितना रहा। सकल जीएसटी संग्रह तो आप सीधा याद कर सकते हो कि ये 17.4 लाख करोड़ रुपए था, जो साल दर साल, वर्ष दर वर्ष 6.7% की वृद्धि को दर्शाता है। तो सिर्फ इतना याद रख लेना कि जो सकल जीएसटी संग्रह है ये कितनी वृद्धि को दर्शा रहा है, 6.7% की वृद्धि को दर्शा रहा है। ये छोड़ दो भाई, संची ईवे वॉल्यूम में कितनी, हाँ ये भी याद करने वाला फैक्ट है, वैसे तो पूछा जा सकता है कि जो संची ईवे बिल वॉल्यूम है उसमें 21% की वृद्धि हुई है, और इसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है, 6.7% की वृद्धि हुई है जीएसटी के अंदर। जीएसटी जो संग्रह है उसके अंदर 6.7% की वृद्धि, और जो ईवे बिल वॉल्यूम है उसमें 21% की वृद्धि। और जो प्रभावी पूंजीगत व्यय है इसमें भी वृद्धि हुई है। जो पूंजीगत, प्रभावी पूंजीगत व्यय जो होता है उसमें भी वृद्धि हुई है। अब ये कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 3.9% की वृद्धि हुई है, जिससे ये वर्ष 2025 में जीडीपी का 4% हो गया है। कितना हो गया, जीडीपी का 4%। इसके अलावा राज्यों के पूंजीगत व्यय जो है उसको भी सहायता दी जा रही है कि राज्य किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए भी केंद्र उनको सहायता कर रहा है। तो वो कितनी की गई है, 2.4% की। इसके अलावा राज्य सरकारों का जो संयुक्त राजकोषीय घाटा है वो कितना रहा है, इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। राज्य सरकारों का संयुक्त जो राजकोषीय घाटा है वो 3.2% रहा है। राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा 3.2% रहा है, ठीक है। इसके अलावा डेब्ट बाय जीडीपी का जो रेशियो है, ऋण बटा जीडीपी अनुपात, वो 7.1% है, 7.1%। इसके अलावा रेपो रेट, और ये मैंने आपको करवा ही दिए, रेपो रेट कितना है। रेपो रेट के अंदर कटौती का क्या उद्देश्य है, ऋण प्रवाह, निवेश और समग्र आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना, ठीक है। सीआरआर जो है उसको भी 3% कर दिया गया है। और ये जो है सिस्टम लिक्विडिटी बनाने के लिए अधिशेष के अंदर ये छोड़ दो, इस फैक्ट को आप छोड़ सकते हो। ये आपसे पूछा जा सकता है, मनी मल्टीप्लायर जो है, मनी मल्टीप्लायर वो कितना हो गया, 6.21%। ये भी आपको फैक्ट आगे मिल जाएंगे, ठीक है, कंपाइल करके और दे देंगे इनको अच्छे से। इसके अलावा तो कुछ भी इसमें एज सच याद करने वाला जैसा है नहीं। ऋण से रिलेटेड फैक्ट तो कम ही आपसे पूछे जाएंगे, हाँ। इक्विटी स्वामित्व और ये सब कोई खास है नहीं। हाँ, ये याद कर सकते हो कि जो वार्षिक घरेलू फाइनेंशियल बचत है, जो घरेलू फाइनेंशियल बचत है उसके अंदर इक्विटी और म्यूचुअल फंड का हिस्सा कितना है, वो 15.2% है।
इक्विटी और म्यूचुअल फंड का हिस्सा कितना है? 15.2% है। किसके अंदर? जो बचत है उसके अंदर, घरेलू फाइनेंशियल बचत। ठीक है, तो ये अपने ऑलमोस्ट चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब अपने एक एक करके देख लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट तो नहीं गया। ये डाटा तो मैंने आपको याद करवा ही दिए, रोजगार श्रम के भी डाटा मैंने आपको याद करवा दिए काम के। हाँ, ये ई श्रम पोर्टल वाला नहीं करवाया। ई श्रम पोर्टल के अंदर जो असंगठित श्रमिक है उनमें 54% से अधिक भी महिलाएं हैं, ये याद कर लेना बस। ई श्रम पोर्टल के अंदर असंगठित श्रमिकों में 54% से अधिक महिलाएं हैं। ये छोड़ देना नेशनल कैरियर वाला भी, ये भी आपको मैंने याद करवा दिया। बाकी आप खुद पढ़ ही लोगे, जो छोड़ना है वो छोड़ दोगे। सर्विसेज एक्सपोर्ट, बाहरी बफर्स करवा दिए मैंने आपको, विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करो वीडियो को। रिजर्व मनी ग्रोथ भी याद कर लेना, 2.9% है। रिजर्व मनी ग्रोथ 2.9% है और मनी मल्टीप्लायर 6.21 है। इसके अलावा ये छोड़ सकते हो, ऋण ऋण से रिलेटेड जो फैक्ट है ये छोड़ दो बोली। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपकी आर्थिक समीक्षा का सार था और इसको मैंने इस रूप में भी करवा दिया। ठीक है, अब इसको कंपाइल करके एक जगह पर आंकड़े सारे कंपाइल कर देंगे, एक जगह पर आपके जो तथ्य हैं वो कंपाइल कर देंगे कि भारत की क्या स्थिति है, एक जगह पर सूचकांक सारे कंपाइल कर देंगे, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये शॉर्ट नोट्स के रूप में भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।